तो आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको पूरा देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और सब क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे मैंने 2024 से पहले वाले लिए हैं, 2024 के, 23 के, 22 के और इस 2019 तक लिए हैं, 5-6 साल के। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखना है। उसके बाद में आपको सोचना है कि भाई कौन सा फार्मूला इसमें लग सकता है जो अपन ने पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आज आप टॉपिक में वापस जाइए और उसको वापस पढ़िए उस टॉपिक को। ठीक है, और उस फार्मूला को वापस यहाँ ला के कनेक्ट करके उसके बाद में आपको आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव की कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द ट्यूब लेंथ एल होती है इसमें, और ट्यूब लेंथ, अगर आपको कुछ भी इसमें आइडिया नहीं है तो आप जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप वापस पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको सब ट्यूब लेंथ क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आईपीस क्या होता है, पूरा आइडिया लग जाएगा। मतलब टॉपिक तो आपको पता लग गया ना एटलीस्ट। तो आपको आइडिया है तो आप कर सकते हो, नहीं आइडिया तो आप वापस जाके पूरा टॉपिक पढ़ के फिर आराम से आ सकते हो, है ना। देखो ट्यूब लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन ऑप्टेन बाय द माइक्रोस्कोप मोस्ट व्यूड फॉर मोस्ट सूटेबल व्यूइंग बाय रिलैक्स्ड आइज। ठीक है, सो रिलैक्स आइज में मोस्ट सूटेबल जो दिखता है उसका मैग्निफिकेशन निकालना है। तो इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो देखो, इसका मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू एम ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एम ऑफ आई पीस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये आता है l बाय एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई। ठीक है, ये फार्मूला होता है जिसमें d क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर होता है डी का फार्मूला, डी का वैल्यू हमेशा। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो m आपके पास आ जाएगा, l कितना है 10, d कितना है 25, एंड ये कितना है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। सॉरी 250 नहीं, डिवाइडेड बाई 2 है तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 होकर कितना आएगा 125। सो से डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है अ टेलीस्कोप हैज़ अ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। देखो यहाँ पर टेलीस्कोप की बात की गई है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है मतलब एफ ओ इज़ 150 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आई पीस मतलब एफ ई वो कितना है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव। मैग्नीफाइंग पावर करनी है और डिस्टेंस निकालनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी क्या होती है टेलीस्कोप की, आपको पता होगा, तो इसकी होती है एफ नॉट बाय एफ ई। ठीक है, सो एफ नॉट कितना है बताओ 150, एफ ई कितना है 5, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया 30। इसके बाद में इसने पूछा है मैग्नीफाइंग पावर द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसकी डिस्टेंस बतानी है, तो कहाँ से बतानी है वो नहीं पता है। जैसे टेलीस्कोप इस टाइप का होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये आई पीस होता है, तो इसके द्वारा इमेज कहीं यहाँ पे बनती है, तो यहाँ इस इमेज की ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज यहाँ बन रही है, तो इसकी डिस्टेंस बतानी है। अब यहाँ से बतानी है कि यहाँ से बतानी है वो क्लियर नहीं है। तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है भाई, डिस्टेंस इमेज फॉर्म फ्रॉम ऑब्जेक्टिव जो बनती है क्या होती है, इसके फोकस पे बनती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लेंथ होती है एफ ऑफ ई और इसकी एफ ऑफ ई। ठीक है, मतलब इसकी जो टोटल आप लेंथ निकालोगे दोनों के बीच की, तो एफ ई और एफ ओ का सम होती है। ठीक है, सो मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस बताओगे तो इसका फोकल लेंथ कितना है 150, तो इसका आंसर हो जाएगा 150। अगर आप आई पीस से लेंथ बताओगे तो आप कितना बोलोगे 5 सेंटीमीटर। तो आइडियल यही है कि आप दोनों लिख के आओ कि भाई ऑब्जेक्टिव से तो 150 की लेंथ होगी और आई पीस से 5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। ठीक है, इसके बाद देखो एक बड़ा सा लंबा सा पैराग्राफ दिया हुआ प्रिज्मा के बारे में, इसको आप पढ़ लेना, अपन सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर θ1 एंड दैट फॉर ग्लास के लिए कितना है θ1 एंड फॉर वाटर θ2, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास वाटर सरफेस वुड बी। ठीक है, मतलब कितना होगा। तो देखो पहले तो अपन ग्लास और वाटर की बात करते हैं। ये ग्लास है सपोज, ये वाटर मीडियम है, मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ। ये ग्लास मीडियम है, ये वाटर मीडियम है। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई भी रे आएगी, जैसे सी नॉर्मल है तो सीधा वापस यहाँ पे चली जाएगी, तो ये बोलेंगे कि ये इसका क्रिटिकल एंगल पे आई थी। ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है θ1 यानी कि क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ ग्लास के लिए, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, मतलब सपोज नेक्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम है जैसे, तो ओनली ये क्या हो जाएगा म्यू ऑफ ग्लास यानी कि म्यू जी।
ठीक है। सो ये साइन आर कितना हो जाएगा, ये एंगल जो बनाएगा रिफ्लेक्शन वाला कितना है 90 डिग्री, तभी तो इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जब 90 डिग्री पे जाता है। सो ये साइन आर 90 मतलब साइन 90 तो ये होगा 1 हो गया, ठीक है। सो दिस साइन आई कितना पे आएगा थीटा 1 पे, दिस इज इक्वल टू 1/μg। सिमिलरली अगर मैं वाटर की बात करूँ, मतलब वाटर से अगर कहीं और जा रहा होता, ठीक है, सो मतलब अगर इस तरीके से अगर वाटर है और यहाँ से ऐसे आके फिर ये 90 डिग्री पे जा रहा है, तो ये जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल थीटा। तो ये पे सपोज यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, तो मैं 1 मान रहा हूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नाउ अगेन साइन θ2 डिवाइडेड बाय 1 हो गया साइन आर, और ये हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करो एक दूसरे से, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि साइन θ1 डिवाइडेड बाय साइन θ2 इज इक्वल टू, ये चल जाएगा ऊपर म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ठीक। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि म्यू ऑफ ग्लास कितना 150, म्यू ऑफ वाटर कितना 133, तो कौन ज़्यादा है, म्यू ऑफ ग्लास, मतलब ये चीज़ ज़्यादा है, मतलब इसका न्यूमरेटर वो क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों को समान होना है तो इसका भी ये ज़्यादा होना चाहिए, तो साइन θ2 का वैल्यू ज़्यादा कब होगा, जब θ2 ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि θ2 इज़ ग्रेटर देन व्हाट θ1, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो कितना होगा, तो θ2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन द θ2, इसका क्रिटिकल एंगल किससे बड़ा होना चाहिए, θ2 से, ठीक है। तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा when a ray of light of wavelength lambda and frequency nu is refracted into denser medium, ये तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। तो जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जाने पे एक चीज़ जो चेंज नहीं होती वो होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और अगर आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हो तो पास में आ जाती है लाइट, नॉर्मल के पास में आएगी, तो इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड कम हो गई है, तो स्पीड डाउन हो जाएगी और लैम्डा डाउन हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। तो ये सी इसका करेक्ट है। वहीं अगर डेंसर से रेयरर में आते तो क्या होगा, दूर जाती है मतलब स्पीड बढ़ जाती है, मतलब लैम्डा भी बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगेन कांस्टेंट रहती है। ये वेव ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था। नाउ द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ग्लास टू वाटर इज मिनिमम 4, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, ग्लास टू वाटर मतलब वो ग्लास के अंदर ही रहेगा बेसिकली, वाटर में तो जाएगा नहीं, तभी तो वो क्रिटिकल एंगल हुआ बेसिकली, ठीक है। सो ये जो ग्लास है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल बेसिकली पूछा गया है। सो ये जो डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल आपका वो है कि देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है क्रिटिकल एंगल आपका ये एंगल होगा कि ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए जो रिफ्रेक्टेड एंगल है, कौन सा मीडियम पूछा अपन को पूछा है ग्लास एंड वाटर, ठीक है, ये अपना नॉर्मल हो गया। सपोज ये कोई एंगल था, ठीक है, आई सी क्रिटिकल एंगल, और यहाँ के लिए अपने रिफ्लेक्टेड है सीधा ऐसे आ गई, मतलब ये जो एंगल रिफ्लेक्टेड है वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो नाउ इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा बेंड कर रहा है लाइट को, बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लाइट बेंड हो रही है, मतलब सोचो ना मिनिमम मतलब क्या होगा कि ऐसी कम से कम ऐसा एंगल, जैसे इतना सा एंगल है लेकिन पूरा मोड़ दिया खट से, मतलब इतना सा है तो आइडियली इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसने पूरा ही मोड़ दिया। तो डेविएशन जो बहुत ज़्यादा है, डेविएशन क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डेविएशन ज़्यादा है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा। अगर लैम्डा ज़्यादा है तो डेविएशन कम होगा, ठीक है। इसलिए आपको एक और क्वेश्चन आएगा आगे, एक और क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कलर का जो है वो डेविएशन प्रिज्म में बहुत कम होता है, मिनिमम डेविएशन किसका होता है, ठीक है। सो वो होगा रेड कलर का, तो क्योंकि रेड की जो फ्रीक्वेंसी लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकल एंगल किसके लिए मिनिमम है, क्रिटिकल एंगल मिनिमम होना मतलब डेविएशन मैक्सिमम होना। तो डेविएशन मैक्सिमम तब होगा जब वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो वेवलेंथ मिनिमम किसकी होती है, वॉयलेट की होती है, विबग्योर, ठीक है। आर की मतलब रेड की सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो वॉयलेट की याद हो गया ना आपको, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो वेवलेंथ होती है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेविएशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है तो डेविएशन रेड में जो है वो मिनिमम होता है। वॉयलेट में वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो डेविएशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये चीज़ आपको याद रखना। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं अभी से बता देता हूँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन है देखो,
फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर, मतलब एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन है वो किसके लिए स्मॉलेस्ट होगा बताओ। स्मॉलेस्ट डेविएशन किसके लिए होगा, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, मतलब रेड कलर। तो इसका ये आंसर है। ठीक है, देखो नाउ ये दो और क्वेश्चन है। तो 3 बीम कौन कौन से कलर की हैं, रेड, येलो और वायलेट। 3 बीम को प्रिज्म के अंदर पास कराया गया 1 by 1। व्हेन द प्रिज्म इज पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कौन सी पोजीशन है, मिनिमम डेविएशन है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकेंड सरफेस, ये कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ पता है कि जब प्रिज्म का जो है मिनिमम डेविएशन होता है, मतलब कि लाइन जो है वो बेस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो जब लाइन बेस के पैरेलल होती है तो पहली बात तो ये है कि जो आई इक्वल टू ई होता है। ठीक है, और अंदर के जो रिफ्रैक्टिव एंगल होते हैं R1 और R2 वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और जबकि ये इक्वल होते हैं तो क्या हो गया, अपना जो R होता है वो क्या होता है, A/2 होता है। ठीक है, मतलब R जो है रिफ्रैक्टिव एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्मा के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंडीशन कब होती है, मिनिमम डेविएशन पे। ठीक है, तो बोला कि अलग अलग कलर की लाइट पास करेंगे तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रिज्मा के एंगल पे। प्रिज्मा का जो ये टॉप वाला एंगल होता है इसको A बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्मा। इसी पे डिपेंड कर रहा है, कलर पे या फ्रीक्वेंसी पे इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो तीनों को जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तीनों का एंगल क्या हो जाएगा, मतलब कलर से फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो भी एंगल है वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्रिज्म ABC। यहाँ पे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 एज सुन इन फिगर। आफ्टर स्ट्राइकिंग AC क्या होगा। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ, ये ग्लास है ना, इस ग्लास का मैं क्रिटिकल एंगल पहले निकालता हूँ कि कितने डिग्री पे जो है वो इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दिस √2। तो जिस साइन I बाय साइन R, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसको तो मैं 90, सॉरी क्रिटिकल एंगल निकालना है तो इसको तो मैं 90 कर दूंगा। और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब हमेशा ये ध्यान रखो कि जिस भी मीडियम में हो, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल, सॉरी क्रिटिकल एंगल निकाल तो क्या मतलब होगा कि यहाँ से रे आएगी और सीधा इसके अंदर ही रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट मीडियम है, ये रिफ्लेक्टेड मीडियम है। तो इंसिडेंट का मीडियम का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो इसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होना चाहिए। देखो इंसिडेंट का मल्टीप्लाई इसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होना चाहिए, ऐसा क्रॉस में रखना है आपको। ठीक है, मतलब पहला मीडियम N1 और I, N2 और R। ठीक है, दूसरा मीडियम दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला मीडियम पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस ये ऐसे रेशियो में लिखोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से इसका क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, साइन IC इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे। तो IC इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं कोई लाइट 45 डिग्री पे भेजता हूँ इस ट्राइंगल के अंदर, इस प्रिज्म के अंदर, तो मेरा क्या होगा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, आप देखो ये लाइट आएगी यहाँ पे ऐसे कुछ आएगी, क्योंकि नॉर्मल आ रही है तो मतलब विदाउट डेविएशन जाएगी। नॉर्मल आ रही है सीधा अंदर के अंदर डायरेक्ट घुस जाएगी, कोई भी डेविएशन रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधा डेविएशन विदाउट पहुँच जाएगी। तो ये मेरा 90 हो गया, ये ऊपर वाला 60 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अगर यहाँ पे मैं एक नॉर्मल खींचूँ तो मेरा ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइट है, ठीक है, इसका मतलब ये जो लाइट आ रही है वो आ रही है 60 डिग्री पे। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये मेरा वो फेस है, ये प्रिज्म का फेस है, ये नॉर्मल है 90 डिग्री वाला। ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 60 डिग्री। तो 60 इज ग्रेटर देन व्हाट, 45। तो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे आती है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये कुछ ऐसे पास हो जाएगी यहीं पे 60 डिग्री बना के, तो अंडर को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी विल बी इसका आंसर। ठीक है, ना देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है दिस वन। मैथमेटिकली अपन को प्रूव करना है कि प्रूफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड focus of concave mirror using mirror formula prove mathematically that it produces a virtual and enlarged image। ठीक है, तो देखो कॉन्केव मिरर बनाना है, ये मेरा कॉन्केव मिरर बन गया। ठीक है, देन वी हैव फोकस हियर एंड इसने बोला है कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है, u होती है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपन ने मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो अपन को इमेज बेसिकली निकालना है, तो v तो निकालना है। तो यहाँ पे
तो मैंने क्या बोला था, पोल से जो भी डिस्टेंस इधर जाओगे वो पॉजिटिव होगी, जो भी डिस्टेंस इधर जाओगे वो नेगेटिव होगी। तो मुझे यहाँ पे यू और एफ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि अपन को इधर आके मेजर करना पड़ रहा है। तो दिस इज माइनस एफ, दिस इज वी निकालना है, दिस इज माइनस यू। ठीक है, सो अगर आप यहाँ से इसको लेने जाओगे तो ये आपका आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। ठीक है, और इसको अगर आप करोगे u इंटू एफ माइनस यू, ये आ गया। सो अगर आप यहाँ से 1/v निकालते हो तो इस 1/v विल बी एफ माइनस यू डिवाइडेड बाय यू इंटू एफ, वही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एफ और यू में कौन ज़्यादा है, आपको भी दिख रहा है कि एफ ज़्यादा है यू से, क्योंकि एफ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है ना। सो एफ विल बी ग्रेटर देन यू। सो ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इमेज मेरी कहाँ बनने वाली है, इस डायरेक्शन में बननी चाहिए इमेज आइडियली। ठीक है, तो इमेज इस डायरेक्शन में बनेगी तो कैसे बनेगी, जैसे इस तरह के आके ऐसे जाएगा तो इमेज अपनी यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे बन गई, तो इमेज कैसी बन, इसलिए वी पॉजिटिव आ रहा है। सो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। इमेज इज़ व्हाट, वर्चुअल। तो एक तो प्रूव हो गया कि मेरा वी पॉजिटिव है, वी इज़ पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट इमेज इज़ वर्चुअल, क्योंकि पीछे बनना है ना, तो पीछे तो रियल तो बन नहीं सकती है, वर्चुअली बनेगी। ठीक है, दूसरा है कि इनलार्ज भी प्रूव करना है। तो इनलार्ज मतलब अपन होते हैं, अपन को निकालना मैग्नीफिकेशन एच डैश बाय एच विच कम्स आउट टू बी माइनस वी बाई यू, ऐसा आता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, वी क्या है अपना पॉजिटिव, वी तो पॉजिटिव ही है, और यू क्या है, यू भी नेगेटिव है। सो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एम क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर एम पॉजिटिव आ गया तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब एम पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल और इनलार्ज इमेज है, इनलार्ज इमेज है। एम पॉजिटिव आने का एक और चीज़ है कि सेम डायरेक्शन में बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, सो ये है। और दूसरा इसमें यह है कि वी बाई यू का रेशियो होता है। सो वी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन यू होगा, इसलिए एम विल बी ग्रेटर देन 1। तो एम विल बी ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो गया कि इमेज जो मेरी क्या बनेगी, इनलार्ज बनेगी। और वैसे भी वर्चुअल इमेज इसमें इनलार्ज ही बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है ये वाला क्वेश्चन, ये डबल बार आ चुका है इसलिए मैंने कॉपी तो कर दिया था, लेकिन इसका अपन कर चुके हैं ना, इसका आंसर 125 पहले भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था। फिर है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, तो स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस इस टाइप की होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। ठीक है, ये रखी हुई है यू इज इक्वल टू 60 पे रखी हुई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे के रखा हुआ है 40। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा आर। ठीक है, सो नाउ द इमेज फॉर्म जो है उसकी अपन को बतानी है। तो इसमें अपन को ये फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला, कर्व स्फेरिकल सरफेस के लिए अपन पढ़ते थे, बताओ। स्फेरिकल सरफेस के लिए अपन ने फार्मूला डिराइव किया था, वो फार्मूला क्या था कि n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये फार्मूला आप पढ़ लेना, ये अपन ने स्फेरिकल सरफेस के डेरिवेशन में किया था। ठीक है, इसी से लेंस मेकर फार्मूला डिराइव हुआ था। नाउ देखो ध्यान से, n2 कितना है, n2 कितना है 1.5। अपन सारा n1 जो है अपन को 1 मान के चलेंगे, या तो फिर n1 से डिवाइड दे देंगे तो वो भी वो आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट, या तो फिर n1 से सबको डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा n2 बाय n1 मतलब n2 1 अपॉन v माइनस ये 1 बाई यू इज इक्वल टू ये n2 1 माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, n2 को n1 से डिवाइड कर दिया, तो इसको लिखते हैं अपन n2 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, सो ये मतलब 1 मतलब एयर है, तो इसका अपन 1 ही मान के चलते हैं। तो ये नीचे 1 लिखोगे तो 1/5 मतलब ये इसका ओवरऑल जो मतलब है वो 1.5 ही है। ठीक है, सो दिस इज डिवाइडेड बाय वी तो अपन को निकालना है। ठीक है, माइनस 1 बाय यू। अब यू क्या है, 60 डिग्री है लेकिन नेगेटिव है क्योंकि इस साइड आने वाला है, तो माइनस 60 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर कितना है, 40 लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि इस साइड में, सो आर इज़ 40 पॉजिटिव में। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.5 बाई वी प्लस 1/60 इज इक्वल टू 0.5 बाय 40। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1.5 वी इज इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ पे आ गया 1/0 नीचे आ गया, 5 से 40 को डिवाइड किया तो 80 आ गया, और ये 60। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेना तो आपके पास आ जाएगा 60 माइनस 80
एंड ये आपका आ जाएगा 1.5 वी इजिकल टू -20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 60। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 और ये आपका वी आ जाएगा -1.5 इंटू 240। सही है, कहीं गलती नहीं कर रहे अपन। 240 1.5, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आपका वी कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई। 0.1560 3 और 15 दूनी 30, ठीक है, 60 और 30 मतलब ये, ठीक है। सो मेरा ये आपका आ रहा है 36, ये 60 था ना, पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब 360 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 360 सेंटीमीटर मतलब ये आ गया आपका 3.6 मीटर। सो वी इजिकल टू नेगेटिव में आ रहा है, -3.6 मीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा। -3.6 मीटर का मतलब है, देखो ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है, एक तो ये, एक तो ये, इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन इसमें एक बोला कि रियल, एक बोला वर्चुअल, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब वी नेगेटिव होता है तो वी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, इस साइड में बन रही है, ठीक है। सो वी नेगेटिव अगर आपकी इमेज इस साइड बन रही है, मतलब आप ये समझ लो कि देखो, अब इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो लेंस का क्या होता है, +v/u होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये -3.6 है और ये u भी अपना -60 है, ठीक है। तो ये भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो जब v मेरा पॉजिटिव आता है तो अगर मेरा m पॉजिटिव आता है और v नेगेटिव है, v मेरा नेगेटिव है, मतलब आइडियली तो ये लेंस है तो इमेज इसकी इस साइड बननी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन v नेगेटिव आ रहा है, मतलब कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा कि वर्चुअल और 3.6 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ थीन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस इज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैं प्लस पहले ही लगा देता हूँ। इस प्लेस्ड को एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विद अ थीन डाइवर्जिंग लेंस, थीन डाइवर्जिंग लेंस, तो इसकी मतलब फोकल लेंथ डाइवर्जिंग मतलब कि कॉन्केव हो गया, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। मैं पहले ही नेगेटिव लिख देता हूँ। हाउ विल द कॉम्बिनेशन बिहेव, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का है, ऐसा है, फिर यहाँ पे एक डाइवर्जिंग इमेज इसको चिपका के वो रख दिया है, ये +10 का, ये -10 का है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, तो वो अपन को क्या पता है कि दोनों का जो फोकल लेंथ है उसको अपन ऐसे ऐड करते हैं, जब ऐड होता है तो कॉम्बिनेशन लेंस में अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक 1/f इजिकल टू 1/10 - 1/15, बस दोनों को वो कर दो, एलसीएम ले लिया, 15 - 10 आपके पास 5 आ गया, 5 से नीचे 150 बन गया, और ये आपके आ गया 1/30 पॉजिटिव आ गया। सो दिस f इजिकल टू +30, ठीक है। सो f +30 का क्या मतलब है, पॉजिटिव है, मतलब क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। सो दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30। इनफैक्ट आप फोकल लेंथ देखोगे तो 10 से सीधा 30 हो गई है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको लिखना है इसमें। नाउ नेक्स्ट है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इज प्लेस सिमेट्रिकल एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखो प्लेस इन द कॉन्केव स्फेरिकल बोला इसने, तो इस तरीके से कॉन्केव स्फेरिकल 60 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो यू ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कॉन्वेक्स के लिए, ऊपर देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था ना, अभी शायद मैंने मिटा दिया होगा, देखो वो कॉन्वेक्स के लिए किया था, जिसमें मिरर फार्मूला, ये लेंस मेकर फार्मूला का वो यूज़ किया गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, 1.5। द रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होता है, तो इसको -20 लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक सिंपल है, इसमें भी अपन ने वही किया था। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताओ, लेंस मेकर वाला फार्मूला जो होता है, मतलब n2/v - n1/u, याद आ गया। ये फार्मूला अभी भी अपन ने यूज़ किया था, डिवाइडेड बाय r, ठीक है। सो वहीं n1 से डिवाइड दे देंगे, तो n21 डिवाइडेड बाय v - 1/u इजिकल टू n21 - 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। सो n21 कितना है, 1.5, इमेज तो अपन को निकालनी है, -1 u कितना है, -60, क्योंकि इस साइड में, तो -60 इजिकल टू 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय 20, -20 सॉरी, ठीक है। r क्यों, -20 लेना है,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। सो अगर आप इसको इधर भेजते हो तो 1.5v इजिकल टू ये मेरा ऊपर क्या आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस का है 20 और ये प्लस का माइनस हो गया 1/60। ये मैथ्स तो तुम कर लोगे ना, प्लस माइनस तो। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका बनता है -1/0 नीचे गया तो 40 -60। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 40 × 60 का वो एलसीएम आ गया तो ऊपर -100 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये कट गया तो ये -24 हो गया। ठीक है, सो आपका v जो है वो आ गया -24 × 1.5, अगेन वहीं आ गया। ठीक है, तो ये होता है 0 हटाओगे तो आपका 0 6 36, ये पॉइंट लगा दो 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो भी कैसा नेगेटिव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इमेज बनेगा कितना 36 सेंटीमीटर पे एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म -36 पे बन रहा है, मतलब इमेज किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है। ठीक है, तो -6 इन फ्रंट ऑफ लेंस आप लिख सकते हो। समझ गए? देखो, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस मतलब लेंस ऐसे है तो ये इमेज यहाँ बन रही है, तभी तो नेगेटिव बोल रहे हैं ना अपन। इधर होता तो पॉजिटिव बोलते, इधर है तो नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये फिर अपन कहाँ पहुँचे, हाँ ये वाला हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, देखो बोलता है कि मतलब मुझे लग रहा है कि प्रिज्म का सीधा सीधा डेरिवेशन करना है, नहीं? ठीक है, कर देते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ग्लास का प्रिज्म का इतना है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है, इफ रिफ्रैक्टिव एंगल ए दे रखा है, इफ इट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR हो रहा है एट द अदर फेस, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो बेसिकली TIR कब होगा, देखो अगर ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है, ये मेरा प्रिज्म है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्मल मतलब 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है। ठीक है, सो अगर मैं रे को लाल कलर से दिखाना चाहूँ तो इस तरह से कोई रे आएगी और फिर ऐसे आ रही होगी, और फिर TIR कब होगा, मतलब कि कुछ इसी के पैरेलल जा रही होगी, इसके अंदर आ रही होगी, बाहर नहीं जा रही होगी एटलीस्ट। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि इसके पैरेलल है, मतलब वो क्रिटिकल एंगल पे आ रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल तब होगा जब इसकी पैरेलल आ रही है। सो नाउ देखो ये है, नाउ ये जो एंगल है सपोज इंसिडेंट में आई बोलता हूँ। ठीक है, और ये जिस एंगल पर टकराएगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, मतलब कि मैं इसको बोलता हूँ C बोल देता हूँ अभी के लिए C। तो ये भी एंगल कितना हो गया C। ठीक है, और ये C है, सो ये जो रिफ्लेक्टिव एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ R। ठीक है, और मैं इसका जो पूरा ट्रायंगल का नाम देता हूँ PQRS। ठीक है, सो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं ए एंगल बोला गया है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वाड्रिलेटरल में PQRS क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखोगे, मतलब इस तरीके का जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 है और ये 90 है, क्योंकि मैं नॉर्मल पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये ए और ये जो आर एंगल है, मतलब एंगल आर प्लस एंगल ए का जो सम है वो कितना हो गया 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कैपिटल आर की बात हो रही है। अब अगर ये छोटे से इस वाले ट्रायंगल में देखोगे आप, ये इस वाले अगर आप ट्रायंगल में देखोगे, ठीक है, सो ये एंगल कितना है आर है, ये एंगल कितना है सी है, और ये क्या है कैपिटल आर एंगल। सो एंगल आर प्लस एंगल क्रिटिकल एंगल सी प्लस एंगल कैपिटल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ये निकाल सकते हो कि एंगल आर की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस ए। सो आर प्लस ए प्लस 180 माइनस, अभी मैं डायरेक्ट ए लिखता हूँ। ठीक है, ये 180 से 180 गया, सो एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस सी। ठीक है, एंगल दिस आर प्लस सी, ये आ गया मेरा नाउ, ये तो आ गया। अब देखो अब अपन को यूज़ करना है स्नेल्स लॉ। ठीक है, दो जगह, एक तो पहली सरफेस पे एक दूसरी सरफेस पे। तो अगर पहली सरफेस पे यूज़ करते हुए स्नेल्स लॉ, तो मैं एयर का मीडियम N1 मान के चलता हूँ और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 अभी के लिए मान के चलते हैं। N2 नहीं, इसने म्यू दे के रखा हुआ है, म्यू दे के रखा हुआ। ठीक है, फिलहाल म्यू दे के रखा हुआ है
तो ठीक है, N2 मान के चलो, अभी N2 है, और आप N2/N1 को क्या लिखोगे, म्यू लिखोगे, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में आपका क्या है, म्यू है। ठीक है, सो अगर आप ये स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या बोलेगा कि N1 इंटू साइन आई, इस पॉइंट की बात हो रही है, N1 इंटू साइन आई इंटू N2 इंटू साइन आर, ये स्नेल्स लॉ बोलता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से मैं आर अगर निकालता तो मेरे पास क्या आता, A माइनस सी, करेक्ट, A माइनस सी आता, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू आर की पुट कर दूंगा। सो इसको यहाँ पे डिवाइड दे दूंगा, तो साइन आई मेरे पास यहाँ से आ गया N2/N1, मतलब म्यू लिख दूंगा इसको तो मैं डायरेक्ट, और ये साइन आई मतलब A माइनस सी। ठीक है, और मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू साइन A माइनस सी। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ अब मैं इस पॉइंट पर लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो साइन आई मतलब कौन सा एंगल है, सी एंगल है ना, सी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल सी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका ग्लास का, N2 इक्वल टू N1, बाहर मतलब N1 है, और एंगल 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है। तो ये तो हो गया 1। ठीक है, सो यहाँ से आपका जो साइन सी है, साइन सी विल बी इक्वल टू और N1/N2, मतलब मैं इसको 1/μ0 लिख देता हूँ, 1/μ लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ सो यहाँ से अगर आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है तो म्यू की वैल्यू आएगी 1/sin सी, बोलो इन्वर्स कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन आएगी 2। अब इस म्यू की वैल्यू को रख दो इसमें 1 में रख दो, तो साइन आई जो है वो मेरे पास कितना आ गया, साइन A माइनस सी इज़ वॉट, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई सी या सी बोल दो डायरेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय साइन सी। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन, अगर मेरे को आई यहाँ से निकालना है तो मैं साइन इन्वर्स भी कर सकता हूँ, साइन इन्वर्स में इस पूरे को अंदर ले लूँगा, साइन A माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन सी। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज सी इज क्रिटिकल एंगल, सी इज व्हाट, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिराइव करना है, ये आपसे हो जाएगा, वेरी इजी, खुद से करके देखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, थ्योरेटिकल है और एक न्यूमेरिकल भी है, दोनों करते हैं अपन। तो अपना ये वाला हो गया है। नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये तो आपको पता ही है, इस तरीके का बनाना है, टेलीस्कोप है तो ऐसे आती है, फिर यहाँ पे इमेज बनती है, फिर इसका इमेज कुछ यहाँ पे बड़ा सा बनता है, तो ये आप देख के बना लेना थ्योरी से। ठीक है, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर भी आप डिफाइन कर सकते हो, F0/FE जो अपन ने अभी पढ़ी थी। राइट टू लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो दो लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है, मिरर यूज़ करते हैं, और इसमें क्या यूज़ करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज था वो क्या था कि एक तो यहाँ पे क्या है जो अगर मेरे को हाँ, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ये होता है कि अगर मेरे को मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए और अच्छी इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसकी जो डायमीटर है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा डायमीटर का लेंस बनाता हूँ तो वो तो एक एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेकिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है इसको बनाने में, तो ये पहला लिमिटेशन हो गया कि इसको मैं इतना बड़ा लेंस बना नहीं सकता, बनाने में प्रॉब्लम है, और डायमीटर बनाने में एक्सपेंसिव है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर बड़ा है। दूसरा चीज़ ये है कि ये लेंस है, तो अगर इतना बड़ा लेंस होगा तो इसको सपोर्ट बीच में से तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से तो रे पास होगी, तो आपको सपोर्ट इसके रिम से करना पड़ेगा, इसकी रिम मतलब इसका जो बाउंड्री है उससे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, सपोर्ट विल बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, विद द रिम, इस रिम से सपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। ठीक है, तीसरा ये है कि आखिर ये लेंस है। ठीक है, तो लेंस को अपन ऐसे दिखाते हैं तो क्या होगा, जैसे इसमें एबरेशन होता है, कौन सा, क्रोमेटिक एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ाया हुआ है। क्रोमेटिक एबरेशन मतलब ये हो गया कि आपका जैसे ये है, ठीक है, तो ये बड़ा सा अगर थिक लेंस होगा तो कोई लेंस यहाँ से मुड़ जाएगी, कोई यहाँ से मुड़ जाएगी, कोई यहाँ से मुड़ जाएगी, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी ना वो बहुत ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये एक लेंस की लिमिटेशन है। दूसरा ये मैंने जो बताया वो स्फेरिकल एब्रेशन है। ठीक है, स्फेरिकल। तो क्रोमेटिक क्या होता है कि जैसे ये अलग अलग आएगी तो यहाँ पे क्या, ये प्रिज्म की तरह भी कभी भी काम कर सकता है, और ये अलग अलग लाइट में बिखेर सकता है रेज को।
तो यहाँ पे जो बहुत सारी लाइट में रे डिस्पर्सन हो जाएगा बेसिकली। तो आपको सीधा लिखना है कि क्रोमेटिक एब्रेशन होता है और स्फेरिकल एब्रेशन होता है, स्फेरिकल एब्रेशन होता है, ये भी इसकी लिमिटेशन होगी। तो 3-4 लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, तो ये आपको लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस दे रखी है, तो फोकल लेंथ 1 एंड आई पीस की 2.5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ट्यूब लेंथ आपको निकालनी है, आपको दे रखा है मैग्नीफिकेशन 300। बस क्या करना है इसमें, ये तो आपको पता ही है कैसे निकालते थे, पहले भी अपन ने फार्मूला यूज़ किया हुआ है, m इज इक्वल टू एल इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ओ इंटू एफ ई, ये होता है। डी की वैल्यू फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट की। सो दिस इज़ 300। ट्यूब लेंथ आपको निकालनी है, ये 25 है और ये 2.5 इंटू 1 है, करेक्ट। तो यहाँ से अगर ये काटोगे तो कितना आ गया, 0.1 आ गया, मतलब ये 10, तो एल मेरा आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर विल बी माई लेंथ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लार्जर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो ये भी बात होगी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है उसके लेंस में जो अपर्चर होती है, लार्जर अपर्चर होता है कि लेंस का डायमीटर, बेसिकली आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि मेरी जो इमेज है वो बहुत अच्छी आए। तो ये इसमें एक ही चीज़ में हेल्प करेगा, डिक्रीज ब्राइटनेस, इंक्रीज साइज, डिक्रीज लेंथ। तो बेसिकली रिजॉल्विंग पावर ये अच्छी चीज़ करता है। टेलीस्कोप का काम क्या होता है, दूर दूर के तारों को अच्छे से देखना, रिजॉल्व करना, उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके देखना। जैसे एक के पीछे एक तारा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को तो दिखेगा नहीं सही से, तो मेरे को उसको अच्छे से डिस्टिंग्विश करना, तो ये इंक्रीज़ क्या करता है, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि बाय कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका इतना रिफ्रैक्टिव इमर्ज इन लिक्विड, एक लिक्विड में इसको रख दिया है, इट बिकम्स इनविजिबल एंड बिहेव एज प्लेन ग्लास प्लेट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज, ठीक है। एक लिक्विड था उसमें एक इस टाइप का ग्लास मतलब जो है वो लेंस रख दिया और इसमें जो लिक्विड भर दिया, ठीक। अब मैं ऊपर से देख रहा तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, खाली लिक्विड ही दिख रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा कि लेंस है कि नहीं है। तो वो कब होगा, अगर ये यहाँ से सपोज यहाँ से रे आ रही है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती, ठीक है। सपोज इस यहाँ से रे आके ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आती तो मेरी आँखों को दिख जाती है हाँ यहाँ पे कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो रे है वो सीधी सीधी आ रही है, पता ही नहीं चल पा रहा, मतलब प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है वी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, इसलिए लाइट बेंड नहीं हो रही है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सीधे सीधे लाइट पास हो जा रही है, ठीक है। तो कितना 1.7, तो इसका लिक्विड का भी कितना होगा 1.7। देखो ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। मिनिमम डेविएशन जो किसमें होगा, जिसमें वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम रेड की होती है, तो मिनिमम डेविएशन रेड में होगा, ठीक है। यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला डिराइव दिस फार्मूला, ये थोड़ा बड़ा है, इसको अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है, लिंक करेंगे जरूर। देन वी हैव ड्रॉ रे डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म यूनिटी, ये सब आप कर सकते हो। देन है टेलीस्कोप फाइंड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ ये दे रखी है, और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है आपको, मतलब एफ ओ दे रखी है 20, एफ ई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा गया है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन आपको क्या है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, एफ ओ बाई एफ ई 20/1, मतलब 20 इसका मैग्नीफिकेशन आ गया, ठीक है। और बाकी ये कि मून वाला एक क्वेश्चन अभी करना नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस पे हट गया है। नेक्स्ट देखो, अंडर व्हाट कंडीशन फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट ऑब्जर्व, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, तब होगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि जब जा रही है तो एंगल ऐसे एंगल पे जाए, ऐसे एंगल पे जो है वो इंसिडेंट हो कि वहाँ से जो उसका रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये जो आर है वो आर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये वाला आर होता है बेसिकली नॉर्मल से जो एंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये आर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और ये होना चाहिए ताकि आपका टोटल रिफ्लेक्शन हो पाए। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द, हाँ देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। सो ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ से रे गई और ऐसे 90 डिग्री पे आ गई, तो यहाँ पे जो आर है वो कितना हो गया 90 डिग्री, और ये जो नॉर्मल के साथ ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है ये वाला, इसको बोलते हैं आई, मतलब क्रिटिकल एंगल आई सी बोल देते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल एंगल की, ठीक है,
सो सपोज इसमें कुछ दे रखा है क्या, रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम, ठीक है ठीक है। सो इसका सपोज म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, ठीक है। सो नाउ अगर ये जाती है आपके मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, सो इसका म्यू 1 म्यू 2, ठीक है। सो यहाँ पे लगाओ स्नेल्स लॉ। सो म्यू 1 साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, लेकिन आर कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 90। सो साइन आई सी विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू 2 बाय म्यू 1, ठीक है। बस तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो ये रिलेशन हो गया। आप लिख देना वहाँ पे म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मतलब डेंसर मीडियम, एंड म्यू 2 इज द म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडियस मीडियम 2, रेयरर मीडियम, समझ गए ना। बस तो इतना लिख के आपको कर देना है इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लेंस है, ऐसे ऐसे दे रखे हैं, इसकी फोकल लेंथ ये है, अरेंज को एक्चुअली फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म इन कॉम्बिनेशन। अब देखने में ये बहुत डरावना लगता है, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको एक एक लेंस लेना है। जैसे इस लेंस को पकड़ो, ठीक है। अब लेंस है तो लेंस फार्मूला याद करना है। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए जो फोकल लेंथ है वो ऑलरेडी +10 दे रखी है, ऑलरेडी प्लस में है, इसके लिए नेगेटिव होती है, इसके लिए प्लस में होती है, जो कि आपको ऑलरेडी दे रखी है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जो u है इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव में, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ना। सो नाउ 1/10 इज इक्वल टू 1/v, तो पद को निकालना है, -1/-30, ठीक है। ये प्लस हो गया, इसको इधर भेजोगे। सो आपको इसको सॉल्व करोगे तो 1/v आ जाएगा 1/10 - 1/30, और सॉल्व करोगे तो 10 × 30, इसका एलसीएम आ गया 30 - 10 20, तो इससे ये कट गया, मतलब 1/v इज इक्वल टू 20/300, ठीक है। सो ये 15 आ गया। सो v कम्स आउट अभी +15, v +15 है, मतलब इमेज प्लस में बन रही है, मतलब इधर की तरफ बन रही है। तो ये 5 डिस्टेंस है, और ये 15 पे मतलब 10, और मतलब कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, तो यहाँ से कितना दूर है 10 की दूरी पे बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 10 की दूरी पे बन रहा है, तो ये इसके लिए ये इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अभी आपको खाली यही कंसीडर करना है कि ये मेरा लेंस है, और यहाँ पे u इज इक्वल टू +10 हो जाएगा अभी, क्योंकि इस साइड में हम प्लस लेते हैं। सो यहाँ पे एक इमेज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी अपन को क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है, ठीक है। ये कितना है इसका -10, तो 1/-10 इक्वल टू 1/v निकालना है। इसको v1 नाम दे सकते हो, देखते हो अपने हिसाब से v1 v2 देना दे सकते हो। और ये जो u है इसकी जगह आपको कितना लिखना है +10, सो दिस इज -10। अगर आप इसको लेके जाओगे तो 1/v इज इक्वल टू आएगा 0। ये 0 कब होगा, जब v कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और वो इन्फिनिटी वाला इमेज इसके लिए, अब थर्ड की बात करो, थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड इमेज है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से जो रे आती है वो इमेज कहाँ बनाती है, फोकस पे बनाती है। तो इसका फोकस कहाँ है 30 +30 पे, तो मतलब आप हमेशा इसका तो प्लस पे होता है, तो आपको ये बोलना है कि फाइनल इमेज बनेगी +30 एट फोकस ऑफ द लास्ट कॉन्वेक्स मिरर, या +30 आप आंसर लिख के आ जाओगे तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। सो ऐसे आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है अपना अ थिन इक्वी convex lens of radius of curvature r made of material mu1 is kept coaxially in contact with equiconcave lens of same radius of curvature and refractive index mu2. Find the ratio of their power. बताओ कैसे करेंगे, सोचो। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। दोनों को टच करके रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दोनों का सेम ही है आर, हाँ ठीक है। इसका μ1 है, इसका μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो बोला गया कि अपन को इसका पावर निकालना है। क्या निकालना है जी,
तो बेसिकली इसमें दोनों पावर ही निकालना है। देखो इसमें पावर का रेशियो है, इसमें पावर का कॉम्बिनेशन, मतलब पावर का सम करना है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसे ऐड करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो 1/f क्या होता है बेसिकली पावर होता है। तो पावर कैसे होता है, P=P1 प्लस P2 इस टाइप का। तो सिंपल पहले क्या करना है, P1/P2 निकालना है, उसके बाद P1 प्लस P2 करना है। तो मेरे को P1 और P2 निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। सो P1 इज द पावर ऑफ लेंस 1, P2 इज द पावर ऑफ लेंस 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक एक लेंस की बात करते हैं, पहले इस लेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इस लेंस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इधर हो गया आर, मतलब आर ही है, तो एक इधर हो गया आर, ठीक है, मतलब दो फोकस होते हैं। तो यहाँ पे जो इस साइड वाला होगा उसको नेगेटिव लेते हैं, इस साइड वाला होगा उसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस वी कैन से दैट दिस इज R1, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। सो नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपन को लगाना है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला वो क्या होता है, 1/f = n/1 - n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन 1/r - 1/r2, ठीक है। ये जो R2 होता है वो हमेशा इस वाले को लेना है, ये वाला R2, ठीक है। सो 1/f इज नथिंग बट पावर, 1/f क्या होता है पावर, सो पावर = n/1, ठीक है। n/1 मतलब कि आपको ये लेना है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है μ1। सो μ1 - 1 इंटू 1/r1, 1/r1 इज r पॉजिटिव एंड माइनस एंड R2 क्या होता है ये, तो माइनस आर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास जो P1 है पावर, P1 कम्स आउट टू बी, ये हो गया बेसिकली 2/r हो गया, ये प्लस हो गया। सो 2 μ1 - r बाय μ1 - 1/r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर आप इस लेंस की बात करोगे, ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो R1, ठीक है, R1 हो गया, क्या हो गया ये R2, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो R1 है वो ये वाला हो गया, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। सो R1 यहाँ पे लेना पड़ेगा नेगेटिव, R2 लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। सो लगा दो सेम फार्मूला, 1/f = n/1 - 1 इंटू 1/r1 - R2, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जनरली जब ये होता है तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो उसका फोकल लेंथ हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, कॉन्केव लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव मान के चलते हैं ना। 1/f मतलब कि पावर मतलब कि P2 ये हो गया, n2 मतलब कि μ2 - 1 इंटू 1/r1, बताओ भाई 1/r1 क्या होगा, ये जो R1 है वो क्या मान के चलते हैं अपन नेगेटिव, तो -r और माइनस ये जो R2 है, ये जो R2 है वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, सो दिस इज R, ठीक है। यहाँ से आपका पास P2 जो आता है वो क्या आता है -2 इंटू μ2 - μ1/r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रेशियो निकालना है तो P1/P2 कर दो, P1/P2 करोगे तो R से R तो कट जाएगा, या फिर एक बार पूरा ही लिख दो, पॉजिटिव में μ1 - 1 डिवाइडेड बाई R इंटू नेगेटिव में μ2 - 1 डिवाइडेड बाई R, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, नेगेटिव साइन ऊपर आएगा तो -μ1 - 1 अपॉन μ2 - 1, दिस इज द रेशियो, ठीक है। अब फिर बोला है कि इसका कॉम्बिनेशन का बताओ, तो P1 प्लस P2 कर दो यार, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 μ1 - 1 डिवाइडेड बाय R प्लस, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आएगा, -μ1 - 1 अपॉन R, ठीक है। तो बस आप इस तरीके से आप अगर आप करोगे तो आपका डिवाइड में R कॉमन आ जाएगा, 2 μ1 एंड -2 और ये -2 μ2, हाँ ये μ2 है, μ2 माइनस का प्लस हो गया +2, यहाँ से ये कट गया तो आपके पास आ गया 2 μ1 - μ2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो 2 μ1 - μ2 डिवाइडेड बाय R, दिस इज माय टोटल पावर। तो ऐसे आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करते रहना, याद है समझे कि नहीं समझे। देखो अगर आप कॉन्केव लेंस लेते हो और कॉन्वेक्स लेंस लेते हो, इन दोनों में क्या फ़र्क है बताओ। ये इधर वाला जो रहेगा, ये अगर आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस लेते हो तो दोनों में मेजर फ़र्क क्या रहेगा कि आपका जो R है वो यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे मतलब दोनों में पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा R नेगेटिव, ठीक है। सो इधर वाला तो R
हमेशा पॉजिटिव रहता है ये दोनों में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का वाला ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ऐसे ही है क्या कि मैंने वो बता दिया? नहीं नहीं सही है, नहीं नहीं, एक मिनट, मतलब नेगेटिव तो ये भी रहने वाला है, लेकिन ये R1 और ये R2 है बेसिकली, ये R1 इसका ये होगा, ये R2 इसका ये होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें खास। नेक्स्ट जो है वो आपका कौन सा था, हाँ ये वाला हो गया अपना ना, ठीक है। नेक्स्ट तो प्रिज्म का है, आई थिंक प्रिज्म का पूरा डेरिवेशन है ये, ठीक है। मैं आपको सिंपल सिंगल वैसे तो अभी ऊपर करवाया है, लेकिन और मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ प्रिज्म का डेरिवेशन कैसे करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पी क्यू विच इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए इमर्जेस आउट टू विथ इमर्जेंस एंगल ई, यूज रे डायग्राम टू प्रूव दैट दिस, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, फार्मूला ऑफ प्रिज्म है बेसिकली, है ना। तो अगर मैं प्रिज्म का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखता है अपना प्रिज्म। देखो सारा टॉपिक क्वेश्चन करते करते रिवाइज हो जाता है। ये इसका नॉर्मल है, अभी भी मैंने बनाया था, ये भी इसका नॉर्मल है। रे को मैं लाल कलर से दर्शा देता हूँ, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से मुड़ गई और यहाँ से बाहर आ गई, ठीक है। सो देन इस कलर से दिखा देता हूँ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, देन ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। ये जो यहाँ से जो मिलेगा ना, इसको बैक पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी बात अपन नहीं करेंगे। ए बी सी डी, ठीक है। वहीं ये पहले जो मैंने बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 होगा। दूसरा ये जो सेंटर, ये जो सी है, मतलब कि ट्राइंगल बी सी डी को आप ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे जो ये एंगल है और ये एंगल है, इसको मैंने R1 नाम दे दिया, इसको मैंने R2 नाम दे दिया, ठीक है। सो R1 प्लस R2 प्लस C इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो यहाँ से मैं दोनों अगर इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से C की वैल्यू निकालूंगा 180 माइनस 80, तो R1 प्लस R2 आपका आ जाएगा, अभी अपन कर चुके हैं 180 माइनस A, एंगल A को मैं डायरेक्ट A लिख रहा हूँ, ये 180 आ गया, 180 से 180 कट गया, तो A का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, R1 प्लस R2। A इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 प्लस R2 आ गया ना, ये हो गया। अब आप ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ठीक है। इसने ये जो प्रूफ करना है कि डेल्टा यानी कि डेविएशन, तो ये जो डेविएशन होता है मतलब कि ये इंसिडेंट रे थी और ये फाइनल इमर्जेंट रे है, तो ये जो डेल्टा होता है दिस इज द डेविएशन एंगल, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, मतलब अगर मैं इसको O नाम देता हूँ, अगर मैं इसको O नाम देता हूँ और यहाँ से ये है, तो आप इसको इस एंगल को देखोगे तो ये I माइनस R1 है, I माइनस R1 है, और इस एंगल को देखोगे तो ये कितना हो गया, R माइनस R2 है, ठीक है। R माइनस R नहीं, सॉरी, ये एंगल ई बताया गया ना अपन को, हाँ ये देखो ई, सो दिस ई माइनस R2, ठीक है, ई माइनस R2। नाउ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका कोई भी जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो दो एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया कि जो एंगल डेल्टा है, दिस एंगल डेल्टा इज कम्स आउट टू बी I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होती है, ए, तो डेल्टा इज इक्वल क्या होगा, I प्लस ई माइनस ए। यही प्रूव करना था तो मैं हेंस प्रूव लिख दूँ, देखो, ठीक है। उसके बाद बोला गया व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इफ़ द रे पास इज सिमेट्रिकल थ्रू द प्रिज्म। सिमेट्रिकल पास कर रही है मतलब बेस के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर बेस के पैरेलल आती है, अगर बेस के पैरेलल आती है तो आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल में मैंने क्या नॉर्मल खींचा है, नॉर्मल खींचा तो मतलब यहाँ पे ये R1 और ये R2 बेसिकली क्या होंगे, बराबर होंगे। R1 विल बी इक्वल टू R2 होगा। और दूसरा क्या होगा कि सिमेट्रिकल है ना, तो इसका जो एंगल ऑफ इमरजेंस है E विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। सो I विल बी इक्वल टू E। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो मेरा मिनिमम डेविएशन को मैं D लिखता हूँ, ठीक है। मिनिमम डेविएशन को क्या लिखता हूँ, D लिखता हूँ। तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर। डेल्टा लिखना डेल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन D लिखो क्योंकि बुक में वही होता है, ठीक है। सो अगर इसमें पुट करूँ तो D इज इक्वल टू
ई की जगह आई पुट कर दूँ तो आई और आई 2i हो गया माइनस ए हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आई निकालना चाहूँ तो d प्लस ए बाय 2, ये मेरा इंसिडेंट हो गया। ठीक है, दिस इज 1। नाउ नीचे और मिटाना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा बताओ? दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? स्नेल्स लॉ से। ठीक है, देखो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो दूसरा एक इक्वेशन ये इससे भी आने वाला है। देखो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू है, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ने पढ़ा, लेकिन आर वन आर टू तो क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिख दूँ इसको, आर लिख दूँ। ठीक है, सो दिस विल बी आर विल बी इक्वल टू ए बाय 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप लगाओ स्नेल्स लॉ। कहाँ लगाओगे स्नेल्स लॉ? इंसिडेंट पे लगाओगे। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से अंदर जा रही है तो ये एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये आई एंगल है। ठीक है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये n2 है, ये n1 है। ठीक है, तो n1 साइन आई इजिकल टू n2 साइन आर। ठीक है, सो साइन आई की वैल्यू कितनी है बताओ? d/2। तो साइन d प्लस ए बाय 2 इजिकल टू, इसको मैं यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, तो n2 बाय n1 साइन आर, आर इज ए बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पे n2 बाय n1 कितना हो गया? इसको आप म्यू लिख सकते हो। n2 बाय n1 इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो n2 बाय n1 को अपन लिखते आ रहे हैं, म्यू लिखते हैं, क्योंकि n1 अपन मानते हैं कि एयर का, तो एयर का 1 होता है, तो n2 इक्वल टू म्यू। सिंपल सी बात ऐसी है। नाउ दिस साइन, अब जब एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को अपन सीधा थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट थीटा लिख रहा हूँ, मतलब d प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू ए बाय 2। सिंपल है। मेरे को क्या निकालना है यहाँ से? या तो इसको म्यू लिख दो या, ठीक है चलेगा, 2 से 2 कट गया। यहाँ से मेरे को अगर d निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा? म्यू ए माइनस ए, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो म्यू माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज़ द मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ऑफ द प्रिज्म। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, आप इसको म्यू लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? देखो अपन ने क्या था, ये n2 बाय n1 को क्या लिख सकते हो? n21 लिख सकते हो, या म्यू दिया हुआ तो म्यू भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला आपका a n21 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हो, और म्यू दिया हुआ तो म्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव, ये हो गया। देन दिस क्वेश्चन मिटाना बहुत पड़ रहा है। देखो, फाइंड 2 पॉसिबल पोजीशंस। वेरी गुड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप बोर्ड में कर सकते हो। अरे आप रे ऑप्टिक्स का तो पेपर देखोगे ना, सब मतलब फिजिक्स के पेपर में पूरा ऑप्टिक्स ही भरा होता है, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, फाइंड द 2 पॉसिबल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ +5d। अब देखो लेंस का जो d दे रखा है +5d, मतलब ये क्या पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, सो दे रखा है प्लस का 5 दे रखा है। ठीक है, सो पावर इज 1/f। ठीक है, सो दिस इज 5। तो अगर f की बात करूँ तो ये 1/5 मीटर है बेसिकली। तो सेंटीमीटर की बात करूँ तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसमें प्लस से। तो प्लस में दे रखा है, मतलब ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी। ठीक है, कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, क्योंकि पॉजिटिव में है f। ठीक है, सो दैट इमेज फॉर्म इन बोथ केसेस मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन कितना आना चाहिए? 4 टाइम्स आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या पता है इसके बारे में कि जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होता है? h'/h इज इक्वल टू v/u। ये लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है v/u, मिरर का कितना होता है? -v/u। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ से 4 टाइम्स है तो मैं इसको 4 लिख दूँ, ये v/u हो जाएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू क्या होता है? -4u, सॉरी प्लस है ना, v इज इक्वल टू +4u। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। नाउ अब इसमें 2 केस बनेंगे बेसिकली। 4u तो है, लेकिन केस वन ये है कि अगर सपोज मेरा रियल इमेज है, ठीक है, तो रियल इमेज है तो मैं क्या करूँगा? v को क्या लूँगा? पॉजिटिव लूँगा, तो मैं ऐसे +4u लिखूँगा, और एक बार क्या लूँगा? -4u लूँगा, क्योंकि अगर वर्चुअल इमेज है तो मैं -4u लिखूँगा। ठीक है, तो पहले केस में लेके अपन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f इज +20 है ही अपने पास, 1/v मेरे को निकालना है, नहीं सॉरी 1/v मेरे को +4u दे रखा है ना, 4u माइनस u। अब इसमें ऑब्जेक्ट की निकालनी है वो साइज। सो यहाँ से आप
एलसीएम ले लोगे 4u इंटू यू, सो यहाँ से u माइनस 4u, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी -3u, राइट। सो 1/20 इज इक्वल टू -3u डिवाइडेड बाय 4u इंटू यू से u कट गया, एक u, सो यहाँ से आ गया 4u इज इक्वल टू -3 इंटू 20, यहाँ से ये कट गया 5 बार, सो u इज इक्वल टू -15, ठीक है। सो पहला आंसर आ गया, u मेरा क्या है -15। तो जब u नेगेटिव है इसका क्या मतलब है कि ये इमेज जो है कैसी इमेज है बताओ, v पॉजिटिव है u नेगेटिव है, इसका मतलब m कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया ओवरऑल v/u, नेगेटिव आ गया मतलब इमेज कैसी है, रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल इमेज है, क्योंकि v पॉजिटिव है, ठीक है। v पॉजिटिव है तो बेसिकली इमेज इधर बनेगा लेंस के ना, तो इधर बनेगा तो मतलब पॉजिटिव इमेज है। अब अपन को दूसरा केस कंसिडर करना पड़ेगा, जब मेरा जो v है वो कैसा है, नेगेटिव, केस 2, व्हेन v इज़ नेगेटिव। तो v नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, देखो v/u मेरा मैग्नीफिकेशन होता है 4 टाइम्स, तो मैं इसको माइनस साइन लगाऊंगा, तो v इज इक्वल टू -4u हो गया बेसिकली। इसको आप लगो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखोगे, 1/+20 और ये -1/4u और ये -u, यहाँ से अगेन 4u इंटू यू, ये -4u माइनस u -5u डिवाइडेड बाय 4u इंटू यू से u कट गया, तो यहाँ से मेरा जो आ गया 1/20 इज इक्वल टू -5/4u, करेक्ट ना। सही, यहाँ से ये कट गया तो कितना 5 आ गया, u इज इक्वल टू कितना आ गया ओवरऑल -25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये मेरा अदर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ये तो नेगेटिव ही आना है कि एक बार यहाँ पे रखा, एक बार यहाँ पे रखा, एक बार 15 पे रखा, एक बार 25 पे रखा, सामने ही तो रखोगे, इसलिए दोनों बार क्या आने वाला है, नेगेटिव। लेकिन v इसमें क्या था, नेगेटिव, और v इसमें क्या था, पॉजिटिव। तो इसमें v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, मतलब m क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इमेज विल बी व्हाट, वर्चुअल, ठीक है। सो रियल इमेज के लिए u आपको लेना है -15, वर्चुअल इमेज के लिए आपको लेना है u -25। दिस इज़ माय आंसर। और इसके लिए निकालने के लिए क्या क्या है, इसको लिया मैंने पॉजिटिव, इसको मैंने लिया नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन।